हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे अपने प्रथम अध्याय के साथ, जो फिज़िक्स का है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिज़िक्स में बहुत कम से चैप्टर हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो मैं यहाँ से चीज़ों को शुरुआत करता हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर से। आपके चैप्टर में क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अर्थात प्रकाश के ये दो बहुत ही अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, बहुत ही ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी गुण के कारण मानव के जीवन में काफ़ी सारी सहायताएं मिलती हैं, काफ़ी यंत्रों की सहायता से, और इसका प्राचीन काल से ही हम इंसान उपयोग करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, इसको तो समझेंगे ही, बट इसके सामने कुछ चीज़ें आपको बेहद जान लेना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझना है, उससे पहले आपको प्रकाश के बारे में जानना होगा, प्रकाश क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने कुछ हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रकाश को पढ़ेंगे लाइट। किसे पढ़ेंगे? प्रकाश, यानी कि लाइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइट। इसके अतिरिक्त प्रकाश के अलावा हम जो बातें करेंगे वो किसी बात करेंगे? दीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज, ठीक ना, लुमिनस बॉडीज। एंड दूसरा जो हमारा अगला होगा, अदीप्त वस्तुएं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन लुमिनस बॉडीज। देन आफ्टर हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करेंगे, प्रकाशिक माध्यम की बात करेंगे, ठीक ना, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रकाश की किरण के बारे में बात करेंगे, प्रकाश की किरण। और इसके बाद हम लोग इसके और भी गुण देखेंगे, प्रकार देखेंगे, और प्रकाश के गुण देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, और 1 है तो पहले दिन हम लोग ज़्यादा चीज़ों से शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो सकता है तो आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक। तो प्रकाश, लाइट, दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज, और अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, और प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम लोग क्या समझते हैं, प्रकाश क्या है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है, ठीक, क्या है। ऐसे करके मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रकाश क्या है। तो आपको भी समझना होगा, आप भी प्रकाश शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। अगर नहीं भी करते होंगे तो किसी का नाम प्रकाश होगा तो आप उसके आधार पर उसको, इस शब्द का नाम ले लेते होंगे, बट एक्चुअली आप उस शब्द का नाम जानते क्या है, प्रकाश क्या है। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम तो पहला बात यही कह सकते हैं कि यह एक, ठीक ना, एक भौतिक साधन है। एक क्या है? भौतिक साधन, या फिर साधन नहीं तो हम कारक कह सकते हैं। कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो आप समझ रहे हैं यहाँ। तो एक ऐसा भौतिक साधन अथवा कारक जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, अर्थात वो विजिबल हो जाती है। और जब हम उसको देख पाते हैं तो वो क्या कहा जाता है? वो कारक क्या कहा जाएगा? प्रकाश कहा जाएगा। अब प्रकाश को जैसे ही हम लोग समझते हैं तो दूसरे संदर्भ में हमें प्रकाश का दूसरा जो संदर्भ पता चलता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में उष्मा भी होती है, और उष्मा एक ऊर्जा का रूप होती है। तो अब हमें वो भी चीज़ समझना होगा। अभी तो हम केवल ये समझ रहे थे
कि प्रकाश एक भौतिक साधन अथवा कारक है जिस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक अंधेरा कमरा है तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, या फिर अंधेरा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर उस अंधेरे में एक दीपक जला दें तो उससे जो लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, उसको देखने पर हमें तुरंत सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो वो एक कारक हुआ, एक माध्यम हुआ जिस कारण से हम उसको क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि अगर वो भौतिक साधन अथवा कारक है तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करेंगे, दूसरे तथ्य की बात करेंगे, इसका दूसरा तथ्य क्या होगा? उदाहरण के तौर पर जो सूर्य का प्रकाश आता है जिसे हम सौर प्रकाश भी कहते हैं। ठीक, अगर सौर प्रकाश कहते हैं तो सौर प्रकाश से जब आप रात रहती है तो वो तो दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई नहीं देता है तो अंधेरा रहता है, अर्थात हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं अंधेरे में। ठीक, लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो सूर्य का प्रकाश धरा पर पूरी तरह फैल जाता है और सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक ना, परंतु जैसे अगर दोपहर होता है तो हमें गर्मी भी महसूस होती है। क्या महसूस होती है? गर्मी। और गर्मी का तात्पर्य किससे होता है? उष्मा से तात्पर्य होता है, और उष्मा का मतलब ऊर्जा होता है। उष्मा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। तो प्रकाश के दूसरे संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक ना, और अथवा हम ऐसे के भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। जागृत करने का मतलब क्या है? उकसाती है। ठीक, उसको उत्तेजित करती है, अर्थात कि ये एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान का मतलब क्या है? देखने की ज्ञान, देखने का जो ज्ञान है उसे हम लोग दृष्टि ज्ञान कहते हैं। तो दृष्टि ज्ञान को कौन जागृत करता है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बेहद ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। एग्जाम्पल, आप रात को सोए हुए हो, ठीक ना, और आप ऐसी जगह पे सोए हो जहाँ पर सूर्योदय होते ही सूर्य किरणें आपके ऊपर पड़ती हो। तो जब अगर किरण पड़ेगी तो आप क्या करोगे? आप पहले अपनी आँखों को ऐसे मतलब बंद करना, ऐसा फील करोगे कि हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है। अर्थात जब हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ रहा है तभी तो हमें महसूस हुआ कि सुबह हो रहा है, उजाला हो रहा है। ठीक ना, सुबह हो रहा है, उजाला हो रहा है, अर्थात एक बात हमें ये पता चल गई कि ये ऊर्जा का रूप श्योरली है और जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात देखने की क्षमता को जागृत करती है। तो ये प्रकाश के संदर्भ में। अब देखो, अब अगला चीज़ कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक ना, ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा। तो आप ऊर्जा का रूपांतरण जानते हो, ऊर्जा का रूपांतरण, कि ऊर्जा के अलग अलग रूप कैसे हैं, अलग अलग रूप कैसे हैं। एक उदाहरण के तौर पर हर ऊर्जाएं अपना रूप बदलती हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा है, ठीक ना, गतिज ऊर्जा है, तो अगर जब वो गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा कहीं से प्राप्त हो रही होगी ना, कहीं से प्राप्त हो रही होगी गतिज ऊर्जा उसको, उसके चलने से उसको गतिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो जब वो गति कर रही है तो वो गतिज ऊर्जा के कारण, अर्थात उसमें जो एनर्जी है, उस जिस एनर्जी कारण वो गति कर पा रही है उसकी एनर्जी गतिज ऊर्जा है। ठीक ना, तो जब उसकी एनर्जी गतिज ऊर्जा, उसी प्रकार से प्रकाश है तो प्रकाश की भी एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा अब आपके प्रकाश को संदर्भ दिखाती है। प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरित रूप ये भी हो सकता है उष्मीय ऊर्जा, अर्थात जो प्रकाश ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है। उदाहरण के तौर पर आप एलईडी बल्ब को देख लीजिए, एलईडी बल्ब केवल हमें प्रकाश ऊर्जा देता है, बट ये जो हमारा 12 रुपये वाला जो ये रेड कलर का बल्ब है जिसमें आर्गन भरा रहता है, आर्गन और नाइट्रोजन भरा रहता है, इस बल्ब से हमें उष्मा भी मिलती है, अर्थात ये कुछ हीट भी जनरेट करता है। अर्थात उसकी प्रकाश ऊर्जा, पहले समझना, उसकी जो विद्युत ऊर्जा है तार में आ रही है, वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश और इस प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा दोनों में बदल गई। ठीक ना, जब दोनों में बदल गई तो वो बात अब आप समझ गए होंगे। ठीक ना, तो आप इतना याद रखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा। अगला है लुमिनस बॉडीज, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक ना, तो मैं इसे नीचे वाला इरेज कर देता हूँ, फिर आप इसको समझेंगे। ठीक ना, लुमिनस बॉडीज, लुमिनस बॉडीज का मतलब क्या है? दीप्त वस्तुएं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, दीप्त वस्तुएं क्या हैं, दीप्त वस्तुएं क्या है। तो दीप्त वस्तुएं किन्हें कहेंगे? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक ना, इसका आंसर अब लिखेंगे, जो वस्तुएं
जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अगर वो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, लुमिनस बॉडीज कहलाती हैं। ठीक, अब देखना लो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो सूर्य है। तो उदाहरण कौन है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या करता है, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो सूर्य एक प्रकार का लुमिनस बॉडीज हुआ, एक प्रकार का क्या हुआ, लुमिनस बॉडीज हुआ। आप लालटेन को देख लीजिए, मोमबत्ती को देख लीजिए, ये सभी क्या करते हैं, स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अब हम लोग अगले चीज़ों को समझते हैं। अगला आप इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, सूर्य, मोमबत्ती, मैंने सूर्य को लिख दिया, इसके अलावा मोमबत्ती वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक ना। अगला, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज। अदीप्त वस्तुएं क्या हैं अर्थात किन्हें कहते हैं, ठीक ना, किसे कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, अर्थात जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि किसी दूसरे के प्रकाश से चमक सकती हैं। ठीक ना। तो आप उस पॉइंट को लिख लेंगे, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे आप इसमें उदाहरण ले लो, अदीप्त वस्तुएं। ठीक, अदीप्त वस्तुएं जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, मार्कर है मेरा, ये सभी नॉन लुमिनस बॉडीज हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक, उससे कुछ लोग दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि आपने कुर्सी और मेज का, अगर लकड़ी की कुर्सी और लकड़ी का मेज ही हो, अगर हम उसको जला दें तो भी तो प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो मैं आपसे क्या कहा हूँ कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, ठीक ना, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखो, स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, मतलब अस्वतः का मतलब अपने आप, ठीक ना, उत्सर्जन नहीं। लेकिन ये तो मैं नहीं कहा हूँ ना कि दूसरे प्रकाश से चमकेंगी नहीं, दूसरों के प्रकाश से चमक सकती है। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकता है, जिस कारण से चंद्रमा एक प्रकार का क्या हुआ, अदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनस बॉडीज हुआ। ठीक ना, एक प्रकार का क्या हुआ, अदीप्त वस्तु। ठीक ना, मैं किसका उदाहरण लिया हूँ, चंद्रमा का। ठीक ना, चंद्रमा का। आप और भी इसमें उदाहरण लिखेंगे। ठीक ना, और उदाहरण लिखने का मतलब क्या लिखेंगे, चंद्रमा लिख लिए, कुर्सी, मेज, जो आपको लिखना है लिख लीजिए, बस वो अपने आप नहीं चमकनी चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना, अपने आप। ठीक ना, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज क्या है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये क्या है, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ठीक ना, ऑप्टिकल मीडियम की बात करेंगे। अब मैं इधर का इरेज कर देता हूँ। ऑप्टिकल मीडियम अब हम लोग समझने जा रहे हैं। अप्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ठीक ना, क्या है प्रकाशिक माध्यम क्या है। ठीक ना, ऑप्टिकल मीडियम, व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम। ठीक ना, तो आप ये याद रखेंगे, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है। ठीक, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, जिस माध्यम से होकर गमन करता है, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस माध्यम से होकर गमन करता है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर प्रकाश वायु से होकर आ रहा है तो वो प्रकाशिक माध्यम हुआ, अगर निर्वात से आ रहा है तो वो भी प्रकाशिक माध्यम होगा।
ठीक ना। अब शब्दों पे ध्यान देंगे। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है, गमन करने का मतलब गुजरता है, चलता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे, ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। ठीक, अब देखो, अब जिस माध्यम से गुजरेगा उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। ठीक ना। लेकिन हम कैसे समझेंगे वो माध्यम किस प्रकार का है, अर्थात सभी माध्यम तो एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के तौर निर्वात भी है, निर्वात के अलावा आपका वायु का भी माध्यम है, तो वायु में भी प्रकाश चलता है, निर्वात में भी चलता है, दोनों में बहुत सारा अंतर है, तो हम उन्हें अलग अलग नाम क्या देंगे। ठीक ना। तो अब हमें ये समझना है कि प्रकाश के गमन के आधार पर, ठीक ना, ठीक है, प्रकाश के गमन के आधार पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रकाश के, आप इसे हेडिंग के तौर पर भी समझ सकते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर, गमन का मतलब चलने के आधार पर माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार। ठीक, अब देखो, प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम के प्रकार, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से जाता है उसके गमन के आधार पर, चलने की प्रकृति के आधार पर हम माध्यम को तीन प्रकार से बांट देंगे, तीन भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे, तीन भागों में। कौन कौन सा होगा, पहला मैं लिख देता हूँ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम लोग देख सकें। ठीक ना, क्या देख सकें, ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम देख सकें। ठीक ना, तो वो माध्यम किस क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम। आपको एक बात बता देते हैं कि आप किसी भी माध्यम के आर पार कैसे देख पाते हैं। ठीक ना, उदाहरण के तौर पर अगर ये कोई वस्तु रखी है, ठीक, और ये हम मान लेते हैं कि कुछ हमारा ये मानव नेत्र, ऐसे कुछ करके मान लेते हैं। ठीक ना, एक उदाहरण के तौर पर, और ये हमारे नेत्र का लेंस है। अगर ये कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु से जो रेज जाती है, इन रेज के द्वारा जो इमेज बनता है हमारी रेटिना पर, ठीक ना, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अगर मान के चलिए कि मैं बीच में एक कोई ऐसा माध्यम रख देता हूँ, बीच में कोई एक ऐसा माध्यम रख देते हैं, ऐसा करके माध्यम, तो अगर ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से आर पार चली जाएगी, ठीक ना, ध्यान समझेंगे, प्रकाश की किरण इस माध्यम के आर पार क्या करेगी, चली जाएगी, तो वो माध्यम पारदर्शी माध्यम कहा जाएगा। वो माध्यम क्या कहा जाएगा, पारदर्शी माध्यम कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार क्या किया जा सके, देखा जा सके, अर्थात प्रकाश उसके आर पार प्रवेश कर जाता हो, तो वैसा माध्यम क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला जो हमारा है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है, अलग गया अर्थात विलोम हो गया, इसका उल्टा हो गया। अर्थात ये मैंने तो मान लिया था कि कोई ऐसा माध्यम है, अब मैं इसको एकदम बिल्कुल डार्क कर देता हूँ। ठीक ना, मैं अगर डार्क कर देता हूँ तो अब ये जो किरण है उस साइड नहीं जा पाती, इससे निकलती है किरण उस साइड नहीं जा पाती है, तो ये जब हमारे नेत्र तक नहीं पहुँचा तो क्या हम इसको देख पाते हैं, इसे हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब ये किरण इस माध्यम के उस साइड तक नहीं जा पाएगी, उस तरफ, उस भाग, उस साइड नहीं जा पाएगी, तो हम क्या उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक ना, मैं इसको बिल्कुल टोटल डार्क कर देता हूँ। ठीक ना, टोटल डार्क कर देता हूँ। अब देखो, इसके आर पार जब वो नहीं जा पाएगी तब क्या होगा कि जब आर पार नहीं जा पाएगी तो हमारे नेत्र पर उसका इमेज नहीं बनेगा, रेज नहीं पड़ेगी तो इमेज नहीं बनेगा, अर्थात हम उसको देख नहीं पाएंगे। जब नहीं देख पाएंगे तो ये जो माध्यम होगा, इस माध्यम को हम क्या नाम देंगे, अपारदर्शी माध्यम देंगे। क्या नाम देंगे, अपारदर्शी माध्यम। एक और अगली चीज़ की मैं बात करता हूँ, पारभाषक माध्यम। ठीक ना, पारभाषी, पारभाषी, पारभाषी माध्यम, ट्रांसकुलेंट मीडियम। ठीक ना, ट्रांसकुलेंट मीडियम, अर्थात इसको हम अर्धपारदर्शक भी कहते हैं, याद रखना, अर्धपारदर्शी माध्यम भी कहते हैं। वस्तुओं को हम अर्धपारदर्शक वस्तु कहेंगे, लेकिन ये हम क्या, पारभाषी माध्यम या इसे हम अर्धपारदर्शक कहेंगे। अर्धपारदर्शक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आर पार आंशिक रूप से प्रकाश जा पाता है, इसके आर पार जो होता है आंशिक रूप से प्रकाश जा पाता है, पूरी तरीके से नहीं जा पाता। अर्थात मान चलिए ये 4 रेज गई तो पता चला 2 रेज इधर, 2 रेज निकल गई, बाकी सब फंस गई बीच में। ठीक ना, तो ये आप याद रखेंगे कि जिसके आर पार प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही जाता है, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही निकल पाता हो, तो वैसा माध्यम क्या कहा जाता है, पारभाषी माध्यम कहा जाता है या अर्धपारदर्शी माध्यम कहा जाता है।
तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये जो माध्यम तैयार होता है, माध्यम वस्तुओं से ही तैयार होता है, कोई वस्तु हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो पारदर्शी माध्यम का उदाहरण क्या होगा, आप शीशे कांच को ले सकते हैं, कांच, ठीक ना, उसके आर पार हम देख सकते हैं कांच के आर पार। इसके अलावा आप पॉलीथीन, ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उसके भी आर पार हम लोग देख पाते हैं, ठीक ना। तो वो हमारा पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है। और पारदर्शी माध्यम का मतलब इस दीवार के उस पार हम नहीं देख पाएंगे, तो ये भी हमारे लिए पारदर्शी माध्यम हुआ। अगर मैं बात करूँगा कि ये जो हमारा कांच बुक है या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक ना, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, उसके आर पार नहीं देख पाते हैं, तो वो आपका अपारदर्शी माध्यम होगा। आप लोग वो काम नहीं करिएगा वो जोक के जैसे। एक जोक है ना कि एक छात्र अपने टीचर से बोलता है कि गुरुजी मैंने एक ऐसा यंत्र बना लिया है जिससे आप दीवार की भी आर पार देख सकते हैं। तो गुरु बड़ा खुश हुए, और बड़ा खुश होने के बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या तुमने बना लिया जिसके द्वारा हम दीवार की आर पार देख सकते हैं। तो कहा कि गुरुजी हमने दीवार में होल कर दिया है, छेद कर दिया है, और छेद के द्वारा हम दीवार से इस पार से उस पार देख सकते हैं। तो अब गुरुजी को गुस्सा भी आ गया, ठीक ना। तो आप लोग वैसे कार्य नहीं करिएगा कि होल करके बना दीजिएगा, कहिएगा कि वो तो अब हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो ये भी पारदर्शी हो गया, ठीक ना। अब देखो पारभासी माध्यम, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज़ हो सकता है। अगर आप कभी किसी वैसे कागज़ पर, उदाहरण के तौर पर अभी किसी दुकान पे या फिर ऐसे अगर कुछ तेल वाली चीज़ें खा रहे हो, मतलब जो फ्राई की हुई हो, जो तली हुई हो, खाने के बाद उस पर तेल लगा रह जाता है और कागज़ का रंग भी मलिन पड़ जाता है। जब आप उस कागज़ को ऐसे प्रकाश के सामने ऐसे उठा करके देखेंगे तो वो क्या दिखाई देता है आपको, कुछ धुंधला टाइप उसमें प्रकाश दिखाई देता है, ठीक ना। तो ये आप याद रखेंगे, तेल लगा हुआ कागज़ पारभासी माध्यम का कार्य करता है। तो आई होप कि अब आपको ये प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम के प्रकार समझ में आ गया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, व्हाट इज रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट, ठीक। अब आई रेज, ठीक ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, क्या प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कहते कैसे हैं प्रकाश की किरण, ये तो समझना जरूरी है, ठीक। देखो प्रकाश हमेशा एक ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, एक सीधी रेखा पर चलता है, ठीक ना। तो आप ये याद रखेंगे, प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर गुजरता है या किसी ऋजुरेखीय मार्ग के द्वारा चलता है, जिस ऋजुरेखीय पथ पर चलता है, उस पथ को हम प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक। प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। मैं लिखा तो नहीं हूँ, लिख दूँ, ठीक है। प्रकाश जिस ऋजुरेखीय, प्रकाश जिस ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है, पथ पर गति करता है, प्रकाश की किरण कहलाती है, प्रकाश की किरण कहलाती है, ठीक। समझना आप चीज़ों को, प्रकाश जिस ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है प्रकाश की किरण कहलाती है। अर्थात इस दिशा में जा रहा है प्रकाश। देखो प्रकाश जिस दिशा में जाता है, अगर हमें उसे प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, तो तीर का नोक उसी दिशा में दिखाते हैं जिधर प्रकाश जा रहा होता है, जिधर प्रकाश जा रहा होता है। जैसे इस दिशा में जा रहा है तो मैं इधर की तरफ इसका नोक दिखा दिया हूँ, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण अगर इस दिशा में जा रहा है तो किसी मार्ग से जाएगा, जो जिस मार्ग से जाएगा उस मार्ग को हम प्रकाश की किरण कहेंगे, ठीक। अब प्रकाश की किरण, देख बताओ, प्रकाश किरण अकेले तो चलेगा नहीं, ठीक, अकेले नहीं चलेगा। जब अकेले नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, समूह में चलेगा। अकेले नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, समूह में चलेगा। अगर वो समूह में चलेगा तो हम उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज इट मीन्स बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक ना। बीम ऑफ लाइट होती क्या है, अब समझना लोग, ठीक ना। किसी एक ही दिशा में, ठीक ना, किसी एक ही दिशा में गमन करने वाले प्रकाश किरणों के समूह को
हम प्रकाशपुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाए, ठीक ना, एक ही दिशा में गमन करने वाले प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाशपुंज कहते हैं, प्रकाशपुंज। तो मैं लिखा नहीं हूँ, आप सुन करके लिख लेना, ठीक ना, प्रकाशपुंज कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये प्रकाशपुंज जो होता है ना 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपसारी प्रकाशपुंज, अपसारी प्रकाशपुंज, ये आप नीचे लिखना, ठीक। दूसरा अभिसारी प्रकाशपुंज, अभिसारी प्रकाशपुंज। एंड तीसरा समांतर प्रकाशपुंज, समांतर प्रकाशपुंज, ठीक ना। अब देखो ये समांतर का एग्जाम्पल है। समांतर का मतलब क्या होता है? जब 2 किरणों के मध्य जो लंबवत दूरी होती है हर एक बिंदु पर समान होना, अब हर एक बिंदु पर समान होगा तो उसे हम समांतर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे अगर मैं समांतर की बात करूँगा, इसे समांतर की बात करता हूँ, तो इनके बीच में हर एक जगह पर लंबवत जो दूरी होनी चाहिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो वो आपका समांतर कहा जाएगा, ठीक। तो अगर ऐसे जो रे ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की किरण है, अगर ये समांतर चलती रहे, ठीक ना, कैसे चलती रहे? समांतर। तो अगर समांतर चलेगी तो उसे हम समांतर प्रकाशपुंज कहेंगे। अपसारी प्रकाशपुंज किसे कहेंगे, ठीक ना। अपसारी प्रकाशपुंज का मतलब एक ऐसा बिंदु या फिर एक ऐसा स्रोत जहाँ से प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, तो उसे हम अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घर में प्रयोग होने वाला टार्च, आपके घर में प्रयोग होने वाला टार्च, ठीक ना। आप इस टार्च में देखेंगे तो टार्च में यहाँ पे इसका स्विच होता है। जैसे इसकी रेज निकलती है तो चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? ऐसे फैल जाती है, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जब वो फैल जाती है तो ये देखो, ये इसका सोर्स ऑफ लाइट हो गया, किसी एक पॉइंट से निकला, चारों दिशाओं में ऐसे करके, चारों दिशाओं में नहीं, मतलब जो इसका डायरेक्शन होता है उधर ही ये फैल जाती है। तो ये अपसारी प्रकाशपुंज का उदाहरण हुआ, ठीक। अब इसके आगे मैं आपसे बात करता हूँ अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणें, ठीक ना, अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणें अगर किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हो, एक ही बिंदु पर आकर के क्या हो रही हो? मिल रही हो, तो उसे हम अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे। एक ही बिंदु पर अगर आकर के वो क्या कर रही हो? मिल रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज। तो ये आप याद रखना, क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाशपुंज, अगर वो एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रही हो। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण वो आपका उत्तल लेंस हो सकता है जिसके द्वारा आप कागज़ जलाते हो। अब कागज़ कैसे जलाते हो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका मान लेते हैं कि एक कुछ इस तरह से करके आपने एक ले लिया, बड़ा बड़ा बन गया, ठीक। एक ऐसा करके आपने एक उत्तल लेंस ले लिया और जब आप इसको सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं तो ऐसे रेज ऑफ लाइट इस पर पड़ती है और ये सभी किरणों को क्या कर देता है? किसी एक बिंदु, एक जगह पर फोकसित कर देता है, जिस कारण से नीचे जो रखा हुआ जो कागज़ होता है वो जलने लगता है, ठीक ना। वो क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो अब इसने क्या किया? जो किरणें आ रही थी, जो प्रकाश की किरणें, उन किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जिस वजह से यहाँ पर अधिक टेम्परेचर हो गया, अर्थात ये कागज़ अब जलने लगता है, ठीक ना। तो ये आपका उदाहरण किसका हो गया? अभिसारी प्रकाशपुंज का। तो अब आपको ये प्रकाशपुंज और प्रकाश की किरण समझ में आ गई होगी। नाउ हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट होगा। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रकाश के गुण को। तो आई इरेज दिस। ठीक ना। अब देखो अगला जो है प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बहुत छोटा सा है और ये परीक्षा में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक ना। प्रकाश के गुण अर्थात तो प्रकाश कौन कौन से गुणों को दर्शाता है। देखो कुछ ऐसे गुण हैं जो हर कोई जानता है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक ना। बस लिखने का ढंग आपको आना चाहिए। आप कैसे चीज़ों को लिखोगे, तो आप पहले लिखोगे तो प्रकाश के गुण आपको हेडिंग दे लेना। अगर इसको लिखना होगा तो लिखना प्रकाश के निम्न गुण है, ठीक ना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रकाश के
निम्न गुण है, निम्न गुण है। अब निम्न गुण में कौन कौन सा? पहला गुण लिखना, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, देखो ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरे गुण की बात करेंगे तो जो प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक ना, देखो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड लिखो, या फिर आप इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बात वही है। तब 3 लाख में चेंज कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? ये 3 गुणा में 10 की घात में 5 हो जाएगा, और गुणा में ये किलोमीटर और पर सेकंड हो जाएगा। अब कैसे हुआ? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसमें मैंने 1000 मीटर का मतलब 10 to the power -3 माइनस 10 to the power 3 को माइनस कर लिया, तो 10 to the power 5 बच गया। ये किलोमीटर हो गया मीटर। अब यहाँ पर जो 10 to the power 5 बचा है, अर्थात 5 0 3 पर लगेगा, 3 पर 5 0 लगेगा तो 3 लाख हो गया। तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है। 3 लाख किमी प्रति सेकंड ये किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। यही बात है, आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो किसी चिकने सतह से, ठीक ना, किसी चिकने सतह से, चिकने सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब देखो किसी चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन कैसे हो जाता है? अर्थात परावर्तन का मतलब होता है जब किरण उस चिकनी सतह पर टकराती है तो फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये परावर्तन का मतलब हुआ कि अगर किरण किसी माध्यम, एक माध्यम से आ रही है और उस माध्यम के चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वो आपका क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। इस तरीके से आप फोर्थ पॉइंट याद करेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक, अगर अपवर्तन हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन से तात्पर्य किस बात का होता है कि प्रकाश जैसे जिस पहले माध्यम में जिस मार्ग से आ रहा था, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और उसके इस विचलन की घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये हमारे कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। ठीक, अब देखो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं ये आपको जानना जरूरी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो निर्वात से भी होकर गुजर जाता है। आपने ऊपर देखा है कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल इतना होती है, तो निर्वात से भी होकर गुजर जाता है। अर्थात प्रकाश जो आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये आप लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में। आप 5 तो लक्षण बहुत है, प्रकाश के गुण है। ठीक, अब मैं आपको 1-2 पॉइंट ऐसे ओरली बता देता हूँ, मौखिक तरीके से बता देता हूँ। आप क्या लिखोगे? आप ये लिख लेना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, और या फिर 8.3 मिनट लगता है। आप ऐसे ये भी लिख सकते हो। अगला 7th पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक ना, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। इसके अलावा 8th पॉइंट की बात करेंगे तो 8th पॉइंट क्या है कि जो प्रकाश है अन्य गुण को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ध्रुवण, ये सभी गुण प्रदर्शित करता है। दैट्स वाई आपको इतने लक्षण, प्रकाश के इतने गुण बहुत है, ठीक ना। आप इनको पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझा दिया कि दृश्य प्रकाश का मतलब विजिबल लाइट, जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। देखो प्रकाश का बहुत सारा भाग होता है, रेडियो वेव्स होता है और इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, ठीक ना। बट एक होता है वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसी को हम देख पाते हैं, इसलिए हमने लिखा है दृश्य। ये आप इसको हास्य नहीं समझ लेंगे, ठीक ना। ये क्या लिखा हुआ है, दृश्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो ये प्रकाश का गुण था और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी पॉइंट्स को कवर किया जब आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। तो अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब इन सब चीज़ों को पुनः से शुरू किया गया है और आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।